बच्चों देखो, ये तो अभी हम लोग जो वेक्टर मेथड पढ़ रहे थे, तो इस वेक्टर मेथड में एक नई चीज जो हमने सीखा है उसी को एक दूसरे एंगल से जरा समझते हैं, है ना। सो लेट्स डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेक्टर यूजिंग अदर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे का प्रयोग करके, यूजिंग अदर। तो देखो ये काम कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेक्टर यूजिंग अदर। समझिए, जैसे अभी हमने क्या किया था कि दो वेक्टर की चर्चा हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो हमारा पिछला सेक्शन था कोनीस मेथड। तो उसमें ये था Z3, दिस वॉज Z1, दिस वॉज Z2, और ये एंगल था अल्फा। ठीक है, अब समझिए एक और तरीका इसको समझने का। तो हमने ये सीखा था कि अगर हम Z3 माइनस Z1 लिखें, ये वेक्टर हो गया हमारा बच्चों Z3 माइनस Z1, और ये वेक्टर हो गया Z2 माइनस Z1। तो नीचे वाला वेक्टर है Z2 माइनस Z1, ऊपर वाला है Z3 माइनस Z1। तो फिर आता है उसका मॉड्यूलस, और फिर हम लोग लिखते थे बच्चों सिस अल्फा। ठीक, तो ये तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब जरा इसको एक और तरीके से सोचें। कैसे? ये जो Z3 माइनस Z1 वेक्टर है उसको यहीं रहने दीजिए बच्चों, बहुत गंभीरता से देखिएगा, बड़ा काम का है ये। अच्छा, सामने क्या करिए, इस Z2 माइनस Z1 को ऊपर ले जाइए, तो Z2 माइनस Z1 हो गया। और या थोड़ा सा इसको आगे ही शिफ्ट कर दीजिए। पहले तो मॉड Z3 माइनस मॉड Z1 लिख दीजिए, और फिर क्या करिए Z2 माइनस Z1 और मॉड Z2 माइनस Z1। ठीक, और फिर लिखिए सिस अल्फा। सिस अल्फा मतलब कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब देखो ये जो सामने दिख रहा है आपको रिजल्ट, ये भी एक बहुत नई बात हमें समझाएगा। देखो क्या समझाएगा। अगर हम वेक्टर की तरह सोचें, बच्चों, तो ये क्या है, सबसे पहले इस पर आते हैं। ये एक वेक्टर है Z2 माइनस Z1, ये वाला जो नीचे वाला है, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो क्या बन जाता है वो, तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो ये जो दिख रहा है वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर। और ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये जो वेक्टर है इसके अलोंग ये एक यूनिट वेक्टर है। ध्यान से सीखो। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या हम ये जानते हैं कि सिस अल्फा का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है? भाई सिस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर 1 होता है हमेशा। तो अगर किसी भी वेक्टर में हम सिस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, भाई सिस अल्फा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिस अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इतना मैग्नीट्यूड 1 है तो इतना मिला लेंगे तो भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो इस पोर्शन का जो मैग्नीट्यूड है, इस पोर्शन का इतना, इंक्लूडिंग दिस सिस अल्फा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक, अब देखो एक बात और, ये भी एक वेक्टर है जो इधर लिखा हुआ है,
ये भी एक वेक्टर है और ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो एक हिस्सा मैग्नीट्यूड होगा तो दूसरा हिस्सा डायरेक्शन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कोई भी वेक्टर लिखा जाता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के ना लिखा जाता है। तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये पूरा पार्ट इसकी डायरेक्शन होगी। तो देखो कैसे डायरेक्शन है। तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को? तो ये हो जाएगी बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बच्चों? Z3 माइनस Z1। तो Z3 माइनस Z1 की डायरेक्शन, अब ये कैसे, जरा इसको सीखो। देखो होता क्या है, अगर आप किसी भी वेक्टर में सिस अल्फा से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें आपने सिस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर रोटेट हो जाता है। देखो वेक्टर रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये डायरेक्शन क्या है? इस वेक्टर की डायरेक्शन है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन आई कैसे? हमने इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखा और उसमें सिस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही रहा, बट अब ये डायरेक्शन इसके अलोंग होगी, ना कि Z2 माइनस Z1 के अलोंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी वेक्टर में आप सिस अल्फा मल्टीप्लाई कर दें, वो वेक्टर बिना अपने मैग्नीट्यूड को चेंज किए अल्फा एंगल से घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। बात समझे? जैसे ये भी यूनिट वेक्टर है तो सिस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन Z2 माइनस Z1 के अलोंग है, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? Z3 माइनस Z1 के अलोंग है। तो ये फर्क आया कैसे? ये फर्क आया ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन विद सिस अल्फा। तो हमने क्या किया कि यूनिट वेक्टर में सिस अल्फा से गुणा कर दिया तो वेक्टर घूम गया। सो दिस इज यूनिट वेक्टर। ये क्या माना जाएगा? ये अपना यूनिट वेक्टर है अलोंग Z3 माइनस Z1। ठीक है, तो ऐसे लिखना है बच्चों। तो कोई भी वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखना है? मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है Z3 माइनस Z1 के अलोंग, और ये कैसे प्रकट हो रहा है? सिस अल्फा से मल्टीप्लाई करने से प्रकट हो रहा है। तो दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एक वेक्टर दिया है Z2 माइनस Z1, उसकी मदद से हम कैसे लिख रहे हैं Z3 माइनस Z1। ठीक है, एक वेक्टर की मदद से दूसरा वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ये हमने यहां पे सीखा। एक आध एग्जाम्पल और करके दिखाई देते हैं, इसको पहले आप लिख लीजिए। तो एक पहले तो बेसिक यहां पे नोट लिख लें कि तो बेसिक नोट ये है कि multiplication of a vector, multiplication of a vector by cis alpha rotates it by an angle alpha in anti-clockwise sense. In anti-clockwise sense क्या कर रहे हैं? किसी भी वेक्टर को आप सिस अल्फा से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये अल्फा से घूम जाता है। अच्छा एक चीज और लिख लें, विदाउट एनी चेंज, वी आर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है बच्चों। इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय सिस अल्फा इट रोटेट्स बाय एन एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आया है कोनीस के फॉर्मूले से ही। जैसे या मान लीजिए कोनी क्या, तो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आया है, क्या कोनी और क्या पोनी। ठीक है, तो बेसिक जो पढ़ रहा है वही सेलेक्ट हो रहा है, तो कुछ मापदंड होना चाहिए ना सिलेक्शन का, इसलिए मापदंड रखे हैं बच्चों। चलो हो गया खंड, आगे चले। जैसे ये जो हमने अभी वेक्टर रोटेशन और ये सब सीखा है, इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में आजमाते हैं। ठीक है, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी नहीं आजमाते हैं, तो उसको जरा एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। क्या एग्जांपल है साहब? देखो कैसे, जैसे दो वेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये वेक्टर है Z1 और ये वेक्टर मान लीजिए बना दिए Z2। ठीक है, अच्छा ये जो Z1 वेक्टर है मान लेते हैं इसकी लेंथ है से 3 यूनिट का है ये, और ये जो Z2 है से दिस इज ऑफ 2 यूनिट्स, इसकी लेंथ 2 यूनिट है और बीच का एंगल है से थीटा। अब देखो एक को यूज करके दूसरे तक कैसे पहुंचेंगे जरा समझिए बच्चों, समझे? तो अगर हम Z1 को लिखना चाहें Z2 के टर्म्स में, दोनों को एक दूसरे के टर्म में लिख के देखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि साहब Z1 को लिख दीजिए Z2 के टर्म्स में। तो किसी भी वेक्टर को लिखोगे तो सबसे पहले आपको उसका मैग्नीट्यूड लिखना है ऑलवेज, तो मॉड Z1 लिख दिए, और फिर उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना। यही तो लॉजिक होता है। जैसे मान लीजिए आप वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़े, से फॉर एनी वेक्टर ए, व्हाट इज ए, तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, ऐसे लिखते हो ना। कोई भी वेक्टर को लिखने का बेसिक मेथड यही है, वो मेथड यहां भी एप्लीकेबल है। तो मैग्नीट्यूड लिख दिए, अब लिखना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। तो देखो डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी। अब साहब उसको ऐसा लिख सकते हैं कि आप Z2 बाई Z2 का मैग्नीट्यूड लिखें, तो ये हो गया Z2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और फिर इस यूनिट वेक्टर को घुमा दें थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब ये जो यूनिट वेक्टर आया है ये Z1 के अलोंग यूनिट वेक्टर है। बच्चों समझ रहे कि नहीं? क्या किया हमने? Z1 को लिखा Z1 का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, फिर Z2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसमें सिस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो आप देख रहे हैं यही इसी का सब खेल है बच्चों। तो ये क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग Z1, ये Z1 के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और ये तो Z1 का मैग्नीट्यूड ही है, तो ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसका एक और थोड़ा इजी एग्जांपल, अब जो भी वैल्यू दी है आप वैल्यू रख दीजिएगा। एक इसका और सरल एग्जांपल लेते हैं, देखो कैसे बच्चों, देखो गौर से। अब बात हुई कि भैया ऐसा है कि ये Z1 Z2 वेक्टर तो हैं, लेकिन दोनों एकदम सेम लेंथ के हैं, दोनों एकदम सेम लेंथ के हैं। अच्छा, इसको चाहो तो पलट के भी लिख सकते हो, Z2 को भी Z1 के टर्म्स में लिख सकते हो। पहले वो कर देते हैं फिर इसको बताते हैं। इसको अगर पलट के लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा वो भी देख लेते हैं, फिर मैं इसको बताता हूं नए क्वेश्चन को। देखो जैसे बोला जाए कि साहब Z2 को लिखिए Z1 के टर्म्स में, तो हमने लिखा Z2। कोई भी वेक्टर लिखना है तो पहले बच्चों उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो Z2 का मैग्नीट्यूड लिख दिए। अच्छा, फिर Z2 का मैग्नीट्यूड हो गया, और फिर क्या किया हमने? Z1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब Z1 को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहे हैं तो अब क्या लिखेंगे?
सिस माइनस थीटा लिखेंगे ऐसे। तो अब ये यूनिट वेक्टर है Z2 के अलोंग। अब क्या है बच्चों, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग Z2। ऐसे तो दोनों तरह से आप समझ लीजिए। तो अगर किसी भी वेक्टर में आप सिस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट विल जस्ट रोटेट प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज मैनर, माइनस थीटा क्लॉकवाइज। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे और फिर मैग्नीट्यूड अगर आपको बदलना है, भाई इतने हिस्से का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, आप चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड से Z2 का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो आप इसको 2 रख दीजिए। आप अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, जैसे आप चेंज करना चाह रहे हैं। थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर मॉड Z2 तो आपको दिख ही रहा है, तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिए। मॉड Z1 जो भी है वो रख दीजिए। तो यूनिट वेक्टर में तो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नया मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब जैसे एक और करते हैं। बच्चों समझो, ये एकदम एलिमेंट्री, सब बेसिक है, अच्छे से समझ लेना जरूरी है। सपोज ऐसा है कि ये है बच्चों Z1 और ये है Z2, इनके बीच का एंगल है थीटा। लेकिन यहां पे ये दिया हुआ है कि दोनों का जो लेंथ है दैट इज एग्जैक्टली सेम, यानी कि ये एक वेक्टर है Z1 और ये एक वेक्टर है Z2 एंड बोथ हैव द सेम लेंथ। अब देखो कैसे लिखना है बच्चों। देखो, अब अगर आपको Z1 को लिखना है तो आप केवल इतना लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2 सिस थीटा, दैट्स इट, हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको केवल घुमाना ही तो है, लंबाई तो कम ज़्यादा करनी नहीं है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई जो भी बनी रहे, 5 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, 50 यूनिट हो, कुछ भी हो, यू नीड टू जस्ट रोटेट, है ना। लंबाई में कोई प्लस माइनस करना ही नहीं है, तो केवल आपको सिस थीटा से गुणा कर देना, हो गया काम। फिर अगर ऐसे ही आपसे कहें कि साहब Z2 के लिख के दिखाइए Z1 के टर्म्स में, तो Z1 को क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है, तो सिस माइनस थीटा। तो अगर आपको अगर आपको दिए हुए वेक्टर को जस्ट रोटेट करना है तो उसकी कितनी भी लेंथ बनी रहे, आपको बस अब इसी में रोटेशन में 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो भी अगर ध्यान में रख लें तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर i को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें, सो दिस बिकम्स cos π/2 प्लस i sin π/2, और यू कैन से दिस इज सिस π/2। ये हो गया सिस π/2। फिर ऐसे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर -i को पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है cos -π/2 प्लस i sin -π/2। सो दिस इज सिस -π/2, ऐसे, ठीक। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में i से मल्टीप्लाई कर दें तो वो π/2 घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और अगर आप -i से मल्टीप्लाई कर दें तो वो π/2 घूम जाएगा किसमें? क्लॉकवाइज सेंस में। देखो करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, आपको करके दिखाते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है और एक स्टैंडर्ड भी है, तो दोनों सब साथ में ही हो जाएगा। देखो देखो, सीखो। समझें, एक मैंने इमेजिनरी एक्सिस बनाया और एक बनाया रियल एक्सिस, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ली हमने से z, ये z हो गई, तो एक z हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब इस z में i से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर हमें क्या करना होगा, हमें इसको रोटेट कर देना होगा। किससे? 90 डिग्री से। तो अब ये जो पॉइंट हुआ, चूंकि ये तो ओरिजिन है, तो इसको तुम वेक्टर z की तरह भी लिख सकते हो, और ये जो पॉइंट हो जाएगा iz, तो ये वेक्टर iz की तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज वेक्टर z एंड दिस इज वेक्टर iz। तो हमने z, भाई इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, हेड माइनस टेल, तो z माइनस 0 यानी z। तो इस वेक्टर में i से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इट गेट्स रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अच्छा, अब आप क्या करिए, यू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, ये जो डायगोनल है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर समेशन, तो z प्लस आई जेड। तो ये हो जाएगा z प्लस आई जेड, z प्लस आई जेड। चूंकि अगेन ये ओरिजिन है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, तो एक रूल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, रूल ये होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 वर्टिसेस z, आई जेड और z प्लस आई जेड है, तो क्या वैसा ट्रायंगल अपने को नजर आ रहा है? देखो नजर आ रहा है। कैसे? अलग से बनाए देते हैं, अलग से बनाए देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे समझने में। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ये बच्चों हमारी रियल एक्सेस है। देखो, एक ये साइड हमने ड्रॉ कर दी और एक ये साइड ड्रॉ कर दी, ये वाली। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था बच्चों, आई जेड, और ये पॉइंट क्या था, z प्लस आई जेड। ठीक है, और थोड़ा सा गलती हो गई, ये साइड दोनों लगभग सेम लेंथ की, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम लेंथ की होंगी, तो दोनों का लेंथ एग्जैक्टली सेम है। देखो सेम कैसे है बच्चों, z में आपने i से मल्टीप्लाई किया तो जो लंबाई यहाँ है वही लंबाई यहाँ है, एकदम सेम रहेगा। तो ये जो अपना पैरेललोग्राम है इसकी चारों साइड्स एग्जैक्टली कैसी हैं, सेम, और बीच में 90 डिग्री है, तो बेसिकली एक स्क्वायर है ये। ठीक, और ये हो गया हमारा z, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा बताओ, ये जो साइड है यहां से यहां तक, क्या उसे आप मॉड z कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो फिर चारों साइड ही मॉड z है। फिर ये वाली साइड भी क्या है, ये भी मॉड z है। सो ऑल 4 आर मॉड z। ठीक है, तो जितनी भी साइड है ये सब की सब क्या है, मॉड z। तो ये भी मॉड z होगा। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया क्या लिखा जाएगा, तो इसका एरिया लिखोगे आप हाफ बेस इनटू हाइट, सो दिस इज हाफ मॉड z स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 वर्टिसेस z, आई जेड और z प्लस आई जेड है, उसका एरिया आता है हाफ मॉड z स्क्वायर, है ना। प्लीज नोट डाउन। तो इसमें 2-3 बातें आ गई। तो 3 बातें क्या क्या आ गई, तो बच्चों पहली बात तो ये हो गई कि मल्टीप्लिकेशन बाई आई, मल्टीप्लिकेशन बाई आई, तो मतलब क्या हुआ, रोटेशन बाई, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, पाई बाई 2 रोटेशन
है π/2 एंगल रोटेशन, और ये किस सेंस में होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगर i की जगह -i से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ? तो भी π/2 रोटेशन हुआ, बस किस सेंस में हुआ? वो क्लॉकवाइज सेंस में हुआ। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल with 3 vertices Z, IZ and Z plus IZ, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाता है बच्चों? ½ mod Z स्क्वायर। ठीक, तो ये 3 बेसिक बातें हमें ध्यान में रखनी। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, i का गुणा और -i का गुणा, और ये भी ठीक ठाक है। ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल